स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अब करने वाले हैं जो 24 अगस्त को सेकंड मीटिंग में हमारा पेपर हुआ है, उसकी आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जल्दी से फटाफट से देख लीजिए किस तरह से हम इसमें करने वाले हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश क्या है हम इसको देखते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह लें, कृतज्ञतापूर्ण माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उद्दंडता और अक्खड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासई दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। यह हमारा गद्यांश है, ठीक है, आप लोगों ने भी साथ में पढ़ा। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है, ठीक है। विकल्प कह रहा है जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। दूसरा, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्चासई दोनों बनो। तो देखो, सूक्ति का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से सबके परिप्रेक्ष्य में कही जाती है। तो अब इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट दिया है कि जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा, तो ये सूक्ति की श्रेणी में आ जाती है। बाकी जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, ये एक अभ्यास के जैसा, मतलब हम एक सलाह के रूप में देते हैं कि करने होते हैं। नहीं, कभी कभी बहुत सारे लोगों के फैसले तो कुछ और लेते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, यह भी एक सलाह के रूप में है। नम्र और उच्चासई दोनों बनो, ये भी एक सलाह के रूप में है। तो ये सूक्ति के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ कोमल है, ठीक है। कोमल। अब विकल्प कह रहा है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानने वाला, तो विकल्प कट जाएगा। निश्चित मतलब निश्चय को कहते हैं, विकल्प कट जाएगा। उद्दंड का मतलब होता है शैतानी करने वाला, तो कट जाएगा। मृदुल माने होता है कोमल, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। क्या शीर्षक होगा, हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा या फैसला करो। देखो, हमारा पतन ये तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। रक्षा के ऊपर कोई बात नहीं कही है, कट जाएगा। अब इसमें दो चीजें टकराती हैं कि आत्मनिर्भरता दिखाया जाएगा या फैसले करो। तो हम देखते हैं कि इसमें जितनी भी बातें की गई हैं, जो इस चीज की ओर इशारा करती हैं कि जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सब कुछ होता है। तो इसलिए हमारा इसका जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता, ठीक है। अब आगे आता है पॉइंट नंबर 23। आगे पॉइंट नंबर कह रहा है हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, या अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, या विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, या अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो अगर आपने पैराग्राफ देखा होगा तो पैराग्राफ में आपका सीधा सीधा सा बी ऑप्शन दिया हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने फैसले लेने के लिए अपने विचारों और निर्णयों की स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे दिया है व्यवहार की मृदुलता। तो व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, नम्र और उचासई बनाती है, या कठोर होने से बनाती है, मन को मारने नहीं देती। तो पैराग्राफ में लास्ट में अंतिम में ही लिखा हुआ है कि व्यवहार की मृदुलता हमको नम्र और उचासई बनाती है, इन दोनों से, ठीक है। तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे पॉइंट हमारा दिया है कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। विकल्प दिया है शांत रस, विकल्प दिया है विभत्स रस, या अद्भुत रस, या करुण रस। देखो, हम बात करें अगर
कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी की जो उलट बांसियां आती हैं उनका मतलब क्या है कि उन्होंने ना हर चीज को जो एक नॉर्मल अवस्था में काम होता है उसको ना उल्टा होते हुए दिखाया है। कैसे? जैसे उदाहरण में मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर ये कहें कि हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि बगुला मछली को खाता है, लेकिन कबीरदास जी अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि मछली जो है वो बगुले को खा रही है। तो ये उल्टा हो गया बिल्कुल। और अगर कहीं पे आपको ऐसा दृश्य दिख जाए कि मछली बगले को खा रही है तो आपको आश्चर्य उत्पन्न होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे दूसरा उदाहरण कि मान लो अगर ऐसा हो कि अ, ऐसा जैसे कबीरदास जी बोलते हैं कि हाथी चींटी के मुख में समा गया, तो ये तो बहुत ही असंभव सी बात हो गई ना। तो ऐसी बातें जो कबीरदास जी की जो उलट बासियां हैं उनमें ऐसी बातें कही गई हैं, तो उन्हें सुन के ना मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है। तो अद्भुत रस इनका मुख्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अब जो छात्र साहित्य हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कबीरदास की उलट बासियां क्या हैं। ठीक है, अब देखो आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो सही लोकोक्ति का चयन करेंगे, ना 9 मन तेल होगा ना राधिका नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधिका नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधिका नाचेगी। तो देखो 10 तो वैसे ही कट जाता है, ना 9 मन पानी होगा, तो देखो पानी की बात नहीं होती है और किलो तेल की बात नहीं होती है, 9 मन कहा जाता है। यही हमारी लोकोक्ति आती है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधिका नाचेगी, तो ये सही हो जाएगा। आगे पॉइंट हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो समरूपी भिन्नार्थक का जोड़ा पूछ रहा है ये। समरूपी का मतलब क्या होता है? जो समान होते हैं। रूपी मतलब उनके रूप देखने में कैसे होते हैं? समान से होते हैं, सुनाई देते हैं, समान से होते हैं, लेकिन भिन्न अर्थ रखने वाले होते हैं। भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ होता है। तो देखो अभिनय का अर्थ नाटक ही होता है, तो ये तो इसका अर्थ है, तो विकल्प कट जाएगा। यहाँ दिया है अवधि और अवधि, तो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा तो सकल देखने में और सुनाई देने में ना एक जैसे लगते हैं, तो ये समरूपी भिन्नार्थक है, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अनुचर का नौकर होता है, कट जाएगा। आदि अंत ये कट जाएगा, ये दोनों विलोम है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए उत्तर बी आ जाएगा। आगे दिया प्रश्न संख्या 28, चरण कमल में समास है, तो चरण रूपी कमल हो जाएगा यहाँ पे। अब चरण कमल में दोनों में उपमेय उपमान का संबंध है, तो वो समास खोज लो। तत्पुरुष में नहीं होता, कर्मधारय में होता है, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। बहुब्रीहि अन्य पद होता है और यहाँ पर आता है हमारा द्वंद्व, तो द्वंद्व इसका विलोम हो जाता है। ठीक है, अब चरण कमल जो है वो चरण रूपी कमल की बात कर रहा है, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट कि सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। सरोज किसको कहते हैं? कमल का पर्यायवाची होता है। विकल्प कह रहा है अरविंद होगा, गुलाब होगा, कुमुद होगा या शिरीष होगा। अब आपको पता है अरविंद का मतलब ही कमल होता है, तो उत्तर ए ही हो जाएगा। इतना सरल आया है। ठीक है, पर्यायवाची भी आपके बिल्कुल ऐसे ही दिए हैं। ठीक है, सरल वाले आराम से पढ़ सकते हो। आगे आता है अगला विकल्प हमारा। विकल्प हमारा दिया हुआ है अगला, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति, अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जिसका मन कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो इनमें से बताना है कि ढोल के भीतर पोल, नहीं, गलत हो गया। ढाक के 3 पात, नहीं, वो भी गलत हो गया। तखत या तख्ता, नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यानी अस्थिर मन था, हम कुछ समझ ही नहीं पाए, दुविधा में रहे, ना तो माया की तरफ गए और ना ही राम की तरफ जा पाए। ठीक है, तो इसलिए बी उत्तर हो जाएगा। 21 पॉइंट कह रहा है अगला, 31 कह रहा है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो जो सही अर्थ देने वाला वो युग्म हमको चुनना है। तो देखो यहाँ पे दिया है शर और सर, तो देखो शर का मतलब बाण तो होता है, लेकिन सर का मतलब भला आदमी नहीं है, ये विकल्प कट जाएगा। कुल और कूल, कुल माने होता है परिवार और कूल, इस कूल का अर्थ किनारा होता है। हालांकि अंग्रेजी शब्द कूल का अर्थ शीतल ही होता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर विकल्प में कोई और हमें नहीं मिला तो हमारा ये उत्तर होगा। तो वो विकल्प को चेक करते हैं, तो कह रहा है कि आकर और आकार, तो जो ये आकर होता है, इस आकर का मतलब खान होता है, ये तो पता है, और आकार का मतलब आकृति होता है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि निर्जर और निर्झर, तो निर्झर का मतलब झरना तो होता है, लेकिन निर्जर का मतलब होता है जिसे बुढ़ापा ना आए, तो विकल्प कट गया, तो ये कट गया। अब इसमें तो है, ये तो शुद्ध है।
तो जब ये शुद्ध है तो फिर ये कट जाएगा, फिर स्कूल का मतलब किनारा होना चाहिए, तो ये विकल्प कट जाएगा, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना। आगे यहाँ पे कह रहा है 32, मनोबल में कौन सी संधि है? अरे इससे ज्यादा सरल और क्या होगा। मनोबल, इस ओ दिया हुआ है, इसकी जगह हम विसर्ग रखेंगे तो मनहा प्लस बल यानी विसर्ग आ गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना सरल प्रश्न दिया है, संधि और समास से तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 33, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? कह रहा है विग्रह की दृष्टि से, यानी विग्रह किए गए हैं यहाँ पे। अब कह रहा है आपको बताना है जो अनुचित है, मतलब जो सही नहीं है, गलत तरीके से विग्रह किया गया है। कह रहा है देश पर निकाला, तो देश पर निकाला होता है या देश से निकाला होता है? तो देश से होता है, इसमें तो पर गलत आया, तो यही विकल्प हमारा, मतलब इसमें तो गलती आ गई। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गलती आ गई, ये आ गई गलती। ठीक है, अब इसने पूछा है अनुचित, कह रहा है वन में वास, ये सही है हमारा। जल की धारा बिल्कुल सही है। चंद्र का प्रकाश बिल्कुल सही है। तो अनुचित पूछा था तो पहला ही उत्तर हो गया अनुचित। ठीक है, ये विकल्प उत्तर हो जाएगा हमारा। अब आगे आता है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? विकल्प कह रहा है 53 है, 50 है, 51 है, 52 है। ये तो हर कोई बच्चा कर देगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 52 आप पढ़ते ही हो, है ना। 35 प्रश्न कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो घ, अब आपको पता है घ ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का है। क वर्ग किस किस उच्चारण स्थान में आता है? दंत नहीं, मूर्धा नहीं, कंठ हाँ जी बिल्कुल, तालु नहीं। ठीक है, तो क वर्ग किस में आता है? कंठ में आता है, तो उत्तर आ जाएगा सी। वर्णमाला से कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो तो आप लोगों को एकदम रटे रटाए होंगे। ठीक है, आगे आता है घुड़दौड़। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो घुड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ों की दौड़, तो घोड़ों की दौड़, तो पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह आ गया, तो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु दिया है कट जाएगा, द्वंद दिया है कट जाएगा, अव्ययभाव कट जाएगा, तत्पुरुष समास आ गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। आगे दिया है अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग तो धर्मवीर भारती का है, तो ये तो बहुत आसानी से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, धर्मवीर भारती। आगे दिया हुआ है प्रश्न हमारा 38, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। कह रहा है आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, और आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। देखो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां आप समझ ना पाओ। मूर्खता शब्द दिया है, मूर्खता शब्द हमारा स्त्रीलिंग होता है, और जहां पर आतंकियों को दिया है उसके साथ कारक चिन्ह लग गया है। ठीक है, तो ये हमारा कर्मवाच्य है, ऐसे अगर हम देखें, क्योंकि कर्मवाच्य कर्म दिया हुआ है, कर्म के साथ कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्रिया स्वतंत्र हो जाएगी। क्रिया अब स्वतंत्र है तो किसके अनुसार होगी? मूर्खता के अनुसार होनी चाहिए क्रिया। अब मूर्खता स्त्रीलिंग होता है, तो इसमें पुल्लिंग दिया है, ये कट गई, यहाँ पुल्लिंग दिया है कट गई, ये पुल्लिंग दिया है कट गई। इसमें मूर्खता होगी जहां दिया है वही हमारा शुद्ध रूप होगा। ठीक है, मूर्खता के अनुसार क्रिया होगी। आगे दे रहा है यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेम में भगवान के लिए जो रचना है इसके लिए जो पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है इनकी इस पुस्तक के लिए। आगे आता है हमारा पॉइंट नंबर 40, हिंदी की ठ ध्वनि है, कौन सी है भाई? ओष्ठ है, कंठ है, तालव है, मूर्धन्य है। अब आपको पता है कि ये ठ किस वर्ग से आता है? ट से आता है। ट वर्ग का है, तो ट हमारा कौन सा है? ओष्ठ नहीं, कंठ नहीं, तालव नहीं, मूर्धन्य है। ठीक है, ठ किससे आता है? मूर्धन्य से आता है, बस। आगे आता है हमारा 41, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पे कह रहा है पर्यायवाची बताना है, तो मेघ माने होता है बादल, और वारी धर माने होता है बादल। वारी माने पानी, धर माने धारण करने वाला, तो दोनों ये क्या है? सही है। ठीक है, तो ये विकल्प कट गया, नहीं वाला पूछा है। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है वागीश दिया है। वागीश का मतलब कवि भी होता है, वाक प्लस ईस से बना है,
ठीक है। तो वागीश का मतलब कवि भी होता है, वागीश का मतलब ब्रह्मा भी होता है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि क्या यही विकल्प होगा हमारा। तो हम आगे चलते हैं। तो विकल्प सी कह रहा है समुद्र और आदित्य। तो समुद्र अलग और आदित्य तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो समुद्र और सूर्य का तो किसी भी रूप में लेना देना नहीं है। यहाँ आ गया शरीर और क्लेवर, क्लेवर माने देह होता है यानी शरीर। तो ये विकल्प कट गया और ये हमारा पहला कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास ना दो विकल्प हैं, ठीक है। अब इन दो विकल्प में से चुनना है हमको उचित विकल्प। अब ऐसे तो अगर देखें तो वागीश शब्द जो है वो हमारा कवि या ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, लेकिन क्योंकि वागीश शब्द जो है वो हमारा किससे बना है, देखो ये बना है हमारा वाक प्लस ईश से, ठीक है। ईश माने ईश्वर, वाक माने आवाज। तो जो आवाज का ईश्वर है, तो आवाज का ईश्वर अगर हम देखें तो हम इस ईश्वर के आगे अगर आ लगा देते हैं तो वागीशा सरस्वती का पर्यायवाची बन जाता है। तो अब इन दोनों विकल्पों में से छांटने के लिए वागीश हम सरस्वती का पर्यायवाची मानते हुए हम इसमें उत्तर लगाएंगे। हालांकि आयोग इसके दो आंसर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। क्योंकि वागीश मान लो वो ये मान ले, कह दे कि नहीं ये तो समुद्र का मतलब ये कवि का या ब्रह्मा का नहीं तो सरस्वती का, ये आवाज का जो ईश्वर है, आवाज का ईश्वर तो सरस्वती जी ही है, तो मान सकता है। हालांकि वगीशा होता है, वागीशा शब्द होता है सही। तो अब इन दोनों में से आपका उत्तर तो सी आ जाता है। अब इसे भी मान सकता है अगर कोई देखे तो, ठीक है। चलो अगर नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर यहाँ पर 42। पॉइंट नंबर 42 कहता है कि सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो विषम का मतलब पहली और तीसरी, ठीक है। विषम पंक्तियों का मतलब पहली और तीसरी। और सोरठा में आपको पता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं, 13-13। तो आपको पता है ना कि 11-13 मात्राएं सोरठा में होती हैं और 13-11 13-11 होती हैं दोहा में। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 11 मात्रा दी है ना, तो विषम में पहले और तीसरे में हमारी 11-11 मात्रा होती हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो बहुत आसान है, संप्रदान के लिए। इसमें तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आराम से कर लेंगे। अभी आता है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। अब विकल्प दिया है इंद्रिय, विकल्प दिया है इंद्रिय, इंद्रिक या ऐन्द्रिक। देखो ना तो इंद्रिय होता है, ठीक है, ना इंद्रिक होता है, ना ऐन्द्रिक होता है, ठीक है, कोई सा भी नहीं। इंद्रिय जो शब्द है हमारा, इंद्रिय शब्द के अंदर ये तो सेम टू सेम यही रखा था ना, तो ये विशेषण नहीं है। जो हमारा शब्द है इंद्रिय, ठीक है, इस इंद्रिय शब्द में अ प्रत्यय जुड़ा होता है। अ प्रत्यय जोड़ने से यानी अ को हटाकर अ लगाने से पीछे तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो ये अगला यहाँ पे इसका स्वर है इसमें परिवर्तन आ जाता है, ई का अय हो जाता है। तो ई का अय तो आंद्रिक हो गया ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा और ये विशेषण बन जाता है इसका, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि ऐन्द्रिय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अप्रत्यय होता है इसमें। याद होगा जब मैंने आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाया है वहां पे ये दिया है, ठीक है। अब देखो आगे आता है पॉइंट नंबर 45। अनुरूप में कौन सा समास है। यहाँ पे दिया है अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो आपको पता है रूप से पहले अनु लगा है, अनुरूप का मतलब होता है के अनुसार। तो ये अनुरूप जो शब्द है ये हमारे शब्द में अव्ययभाव का काम करता है, ठीक है, यानी अविकारी शब्द का। तो जो अविकारी शब्द के रूप में काम करता है वाक्य में, वो शब्द हमारा अव्ययभाव समास के रूप में आ जाता है, ठीक है। अनु इसमें उपसर्ग भी लगाया है, इस तरह से भी पहचान कर सकते हैं। तो इसका विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है हमारा शब्द कह रहा है यहाँ पर कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। नजदीक से बिल्कुल दिख नहीं पा रहा है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। रामविलास शर्मा को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, गोविंद मिश्र को दिया गया था, या केदारनाथ को दिया गया था, ठीक है। तो देखो लोकायतन के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, क्योंकि इन्हीं की रचना है, ठीक है, तो इन्हीं के लिए वो दिया गया है।
अब आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है। आभार है, दया है, माया है, भाषा है। तो देखो आपको पता है दया होती है कट जाएगा, माया होती है कट जाएगा, भाषा होती है कट जाएगा, और आभार होता है, कहते हैं ना आभार व्यक्त किया, तो यही पुल्लिंग हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। आगे दिया है हमारा 48, कह रहा है कि पशु पाशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म है, बताइए। तो देखो इस पशु का मतलब होता है जानवर, पहले का तो जानवर यहाँ दिया है, इसमें दिया है पतंगा, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पे नेवला, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ दिया है जानवर, ठीक है, तो दो विकल्प आ गए। फिर आगे यहाँ पे दिया है ये पाशु, ठीक है, दूसरा। इस पाशु का अर्थ होता है जब हम देखते हैं इस पाशु का अर्थ होता है धूल, ठीक है, क्या होता है धूल। तो यहाँ पे तो मूल्य दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। इसमें क्या दिया है, रेत दिया है, तो धूल या रेत एक ही बात होती है, ठीक है। तो विकल्प हमारा आ ही रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें गलती है। इस पण का अर्थ मूल्य नहीं होता है। अब विकल्प तो हमारे सारे कट गए, ठीक है, विकल्प तो पहले ही कट गए। यहाँ पर दो शब्दों के अर्थ है। इस पण का अर्थ होता है द्रुत क्रीड़ा, यानी द्रुत क्रीड़ा जो होती है, जिसे कहते हैं ना जुआ जो होता है, इस पण का मतलब होता है जुआ, उसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ मूल्य लिखा हुआ है, तो शायद आपका आयोग इसका उत्तर डी ही दे, लेकिन विकल्प गलत है ना, उसको सही करना चाहिए था। तो पहले दो शब्दों के सही अर्थ के आधार पर वही विकल्प आपका बचता है, तो उत्तर में शायद वही आ जाएगा, है ना। आगे आता है अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अधपका है, अवगत है, अनहित है, अथाह है। तो देखो उत्तर हो जाएगा अथाह। अ प्लस था का मतलब होता है गहरा, ठीक है। अथाह जो जिसकी गहराई नापना मुश्किल हो, कहते हैं ये तो अथाह है, ठीक है, जिसकी था ना हो सके। इसमें लगा है अन तो कट जाएगा, इसमें लगा है अव तो कट जाएगा, इसमें लगा है अध तो कट जाएगा, ठीक है। आगे आता है प्रश्न हमारा अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द है। देखो अमीय बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती रही हूँ इस चीज के लिए कि अमीय जो शब्द है हमारा, वो अमृत का पर्यायवाची है। तो आम्र मतलब आम हो गया, कट गया, विष यानी जहर का पर्यायवाची हो गया, शुद्धा माने अमृत, यही हमारा है अमीय का। मधुप माने भवरा हो जाता है, तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमीय जो है ये इसका पर्यायवाची क्या है, सुधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट नंबर 51। पॉइंट नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। आपको पता है नमः प्लस कार से बना है, विसर्ग संधि है, कट गया। मनोहर मनः प्लस हर से बना है, विसर्ग संधि है, कट गया। संयोग सम प्लस योग से बना है, व्यंजन संधि है, कट गया। पवन ये आपकी अयादि संधि है और यही स्वर संधि है, ठीक है। तो उत्तर ये आ गया। इसमें बहुत सरल है, आसानी से पता चल जाता है। प्रश्न संख्या 52 दिया है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। विकल्प दे रहा है गीदड़िया, विकल्प दिया है गीदड़िन, और विकल्प दिया है गीदड़ और गीदड़ी। देखो ये प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्न को देखने के बाद ना मुझे हंसी आ गई। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये जो गीदड़ शब्द होता है ये सदैव पुल्लिंग है, ठीक है। यानी ये वो है जैसे आपने पढ़ा ना, हम प्राणी में पढ़ते हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। अभी इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता, मादा। तो इसमें विकल्प ये होना चाहिए था मादा गीदड़, ठीक है। इसका विकल्प क्या होना चाहिए था, मादा गीदड़ होना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा दिया है, बिल्कुल लोकल है। तो इसमें पता नहीं आयोग अब इसका क्या उत्तर देगा। गिदड़िया या गिदड़िन या गीदड़ी, ये तीनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन लोकल भाषा में करते हैं, ठीक है। जिसका जैसा मन आए वो वैसे बोल लेता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मानक हिंदी भी ऐसे ही स्वीकार करेगी। मानक हिंदी में इसका जो उत्तर है, तो देखो इसमें ना विकल्प ही नहीं है। इसका जो उत्तर है वो है मादा गीदड़, ठीक है। क्या है, मादा गीदड़। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये गीदड़ दिया है ना, इसमें अगर यहाँ आगे मादा लगा देते तो उत्तर जो है वो आपका सी हो जाता। तो आप देखना ये है कि आयोग क्या उत्तर देता है। तो इसलिए मैं इसका कोई आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आंसर है ही नहीं विकल्प में, तो क्या बताया जाएगा, ठीक है।
आगे आता है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? जो अभी हो रही है तो रहा, रही, रहे से होता है और है में आ जाएगा, तो संदिग्ध भूत होगी नहीं। सामान्य वर्तमान होगी, सामान्य वर्तमान में तो क्रिया डेली दिनचर्या को होती है तो नहीं। तो अपूर्ण वर्तमान, तो कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान, ऐसा वर्तमान जो अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आगे आता है हमारा अगला पॉइंट। पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 54, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? देखो, जब आसन्न भूत हो जाए तो मैंने आपको बताया था आसन्न भूत ही पूर्ण वर्तमान कहलाता है। और आसन्न भूत हो या पूर्ण वर्तमान हो तो जो या है, यी है, या चुका है, चुकी है, ठीक है, ये लगाते हैं हम। तो अब देख लो आप यहाँ पर किस वाक्य में या है, यी है, या चुका है, चुकी है दिए हैं। तो देखो यहाँ दिया है, हो सकता है मैं भी चलूं, तो कट गया ये। हो यहाँ दिया मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ठीक है, इसमें आ रहा है वे दिल्ली चले गए, कट गया। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, कट गया। ठीक है, तो चुका, चुकी, चुके, या यही है, ये दिया है, तो चुका, चुकी, चुके आ गया, तो उत्तर इसमें सी हो गया। ठीक है, आसन्न भूतकाल का। चलो आगे प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? कितना सरल प्रश्न दिया है, समुच्चय बोधक शब्द दिया है, और आपको पता है समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? और, तथा, एवं, वह, या, अथवा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, जबकि, ये सारे शब्द आते हैं आपके। अब इनमें से खोज लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ तक हो सके आइएगा, इसमें नहीं है। हाँ, ये शब्द दिया है जहाँ तक के साथ, जहाँ ये हमारा अव्यय समुच्चय बोधक में नहीं आएगा तो कट जाएगा। यहाँ दिया है सीता और गीता, देखो और दिया हुआ है, ये समुच्चय बोधक शब्द है। सत्य बोलना चाहिए, इसमें नहीं है। चिड़िया पेड़ पर है, इसमें कोई सा नहीं है, तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया है अगला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मसृण का मतलब मुलायम होता है, ये कट जाएगा। चिरस्थायी का मतलब हमेशा रहने वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया है अल्पव्ययी और कृपण दिया है। तो देखो अल्पव्ययी मतलब जिसे कहते हैं अल्प, थोड़ा खर्च करने वाला, और यहाँ दिया है कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस आदमी को, जो कंजूस है। तो जब कंजूसी से खर्च करने वाला है तो इसलिए इसका उत्तर कृपण ही हो जाएगा। ठीक है, कम खर्च करने वाला अल्पव्ययी हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प कट जाएगा, कृपण ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजूस शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कृपण रहेगा। अब यहाँ पे आपके, ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। तो ये जो आपकी सेकेंड मीटिंग का पेपर था 24 अगस्त को, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हमारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किए होंगे, तो आप सभी लोग अपना आंसर इसी तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी सीट है, जो नेक्स्ट 25 अगस्त को जो आए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, ओके।